व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उनका कार्यकाल 2030 तक के लिए होगा। विजय भाषण में पुतिन ने कहा कि उनकी जीत से रूस प्रभावी और मजबूत होकर समृद्ध बनेगा। इस चुनाव में पुतिन को रिकॉर्ड 87% वोट मिले। इसके पहले के चुनाव में उन्हें 76.7% वोट मिले थे। हालांकि उनके सामने कोई मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं था, क्योंकि क्रेमलिन रूस के राजनीतिक तंत्र, मीडिया और चुनाव पर कठोर नियंत्रण रखता है। पश्चिम देशों के कई नेताओं ने इस चुनाव की आलोचना की है। उनका कहना है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हुए। चुनाव की आलोचना करने वालों में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी शामिल हैं। उन्होंने पुतिन को ऐसा तानाशाह बताया है जिस पर सत्ता का नशा हावी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। 71 साल के हो चुके पुतिन 1999 में पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे। वो जोसेफ स्टालिन के बाद रूस पर शासन करने वाले दूसरे नेता हैं। वो अब स्टालिन का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर गया है। इस युद्ध में रूसियों की मौतें हो रही हैं। वहीं इस युद्ध की वजह से पश्चिम के देशों ने रूस को अलग-थलग कर दिया है। आइए हम आपको उन 3 कारणों के बारे में बताते हैं कि जिनकी वजह से पुतिन इतना सब होने के बाद भी पहले के मुकाबले और ताकतवर हुए हैं। पत्रकार आंद्रेई सोलातोव निर्वासन में लंदन में रह रहे हैं। उन्हें 2020 में रूस छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। वह कहते हैं, पुतिन जानते हैं कि देश में होने वाली हर तरह की राजनीतिक चर्चा को कैसे दबाया जाए। वह कहते हैं कि पुतिन इसमें बहुत अच्छे हैं। वह अपने राजनीतिक विरोधियों को हटाने में सच में बहुत अच्छे हैं। 2024 के चुनाव के मतपत्र पर केवल 3 अन्य उम्मीदवारों के नाम थे। इनमें से कोई भी पुतिन के लिए वास्तविक चुनौती साबित नहीं हुआ। उन सभी ने राष्ट्रपति और यूक्रेन में जारी युद्ध दोनों के लिए उन्हें समर्थन दिया। राष्ट्रपति के वास्तविक खतरों को या तो जेल में डाल दिया गया है, मार दिया गया है या किसी अन्य तरीके से हटा दिया गया है। हालांकि क्रेमलिन इसमें किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार करता है। राष्ट्रपति चुनाव शुरू होने से ठीक 1 महीने पहले पुतिन के सबसे कट्टर प्रतिद्वंद्वी 47 साल के एलेक्सी नवेल्नी की जेल में मौत हो गई थी। वह धोखाधड़ी, अदालत की अवमानना और चरमपंथ के आरोप में जेल की लंबी सजा काट रहे थे। हालांकि उन पर लगाए गए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा था। राजनेताओं से लेकर पत्रकारों तक पुतिन को चुनौती देने वाले कई हाई प्रोफाइल लोगों की मौत हो चुकी है। निजी सेना वागन समूह के नेता येवगेनी प्रिगोजिन की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। रूसी सेना के खिलाफ उनकी बगावत के कुछ महीने बाद ही यह विमान दुर्घटना हुई। साल 2015 में एक मुखर आलोचक और नेता बोरिस नेमत्सोव की क्रेमलिन के एक पुल पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले 2006 में चेचन्या में युद्ध की मुखर आलोचक पत्रकार अन्ना पोलितकोवस्काया की भी मॉस्को में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोलातोव कहते हैं, ऐसे देश में रहना बहुत डरावना है जहां पत्रकारों की हत्या हो जाती है, नेताओं और कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है। कहते हैं, यह मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत असुविधाजनक है, इसलिए आम लोग क्रेमलिन की बात मानने को तैयार हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम उस पर विश्वास करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम इसके साथ जीने का रास्ता खोजना चाहते हैं। पुतिन ने आम लोगों के असंतोष को भी नियंत्रित करने की कोशिश की है। साल 2022 से यूक्रेन पर हमले के बाद से क्रेमलिन ने नए सेंसरशिप कानून पेश किए। इसने सरकार विरोधी भावनाओं पर लगाम लगाई है। इसमें रूसी सेना को बदनाम करने जैसे नए अपराध जोड़े गए हैं। इसमें दोष साबित होने पर 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने कहा कि चुनाव के दौरान विरोध प्रदर्शनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद किसी भी अपराध के लिए सजा दी जाएगी। सोलातोव कहते हैं, पुतिन का मानना है कि देश बहुत कमजोर है, इसीलिए उनका मानना है कि उन्हें हर तरह के असंतोष को दबाने के लिए सब कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि सड़क पर केवल 2-3 लड़कियों के विरोध प्रदर्शन से ही अगली क्रांति शुरू हो सकती है। चुनाव के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमले को जारी रखने की कसम खाई। अपने तीसरे साल में प्रवेश कर चुके इस युद्ध में उतनी तेजी से जीत नहीं मिली है जितनी रूस में कई लोगों को उम्मीद थी। लेकिन बर्लिन में रहने वाली रूसी राजनीति विज्ञानी डॉक्टर एकातेरिना शुलमैन कहती हैं कि पुतिन युद्ध का उपयोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। वह कहती हैं, जब यह शुरू हुआ तो इसे क्रीमियन मॉडल की तरह केवल बड़ा होना था। वो कहती हैं, लेकिन यह छोटा या रक्तहीन भी नहीं था। इसने रूसियों के खुद को, बाहरी दुनिया और उनके नेता को देखने के तरीके को प्रभावित किया।
डॉक्टर शुलमैन का मानना है कि 24 फरवरी 2022 को हुआ हमला रूसियों के लिए उतना बड़ा मामला नहीं था जितना देश के बाहर के लोगों के लिए था। वह कहती हैं, यह वसंत और गर्मियों के मौसम में एक तरह के हनीमून जैसा था जब रूस में लोग झंडे के चारों तरफ दिल लगी कर रहे थे। लेकिन जब सितंबर 2022 में लामबंदी हुई तो चिंताएं आसमान छूने लगीं, लोग बहुत डर गए। इससे युद्ध के लिए समर्थन में कमी आई। सोलातोव इससे सहमत हैं। उनका मानना है कि युद्ध के लिए रूस में घटते समर्थन के साथ ही पुतिन ने नैरेटिव बदल दिया। वह कहते हैं, अब यह यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं है, बल्कि यह पश्चिम के साथ युद्ध है। यह कई रूसियों को गर्व महसूस करा रहा है, क्योंकि सेना केवल एक छोटे से देश पर ही हमला नहीं कर रही है, बल्कि वह एक बहुत बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ भी लड़ाई में है। पुतिन ने 29 फरवरी को अपने सालाना संबोधन में पश्चिम को यूक्रेन में सेना भेजने को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के साथ ही रूस को अपनी सुरक्षा मजबूत करने की जरूरत है। सोलातोव कहते हैं, मेरे सहित देश में हर किसी को स्कूल में सिखाया गया था कि रूसी साम्राज्य दुनिया का एकमात्र साम्राज्य था जिसे शांतिपूर्ण लोगों द्वारा बनाया गया था। वो कहते हैं, हर कोई हम पर हमला करना चाहता था, इसलिए जब आप यह नैरेटिव बनाते हैं कि नेटो आपकी सीमाओं की ओर बढ़ रहा है, तो लोग आपके इस नैरेटिव को मानने के लिए तैयार हैं। सोलातोव इसके अलावा यह भी मानते हैं कि पश्चिम ने दुनिया को यह समझाने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है कि यूक्रेन में युद्ध क्यों मायने रखता है। वे कहते हैं, उदाहरण के लिए अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में लोग यह नहीं समझते कि उन्हें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। यही वह अंतर है जिसका पुतिन ने फायदा उठाया है। वो कहते हैं, पुतिन सोवियत विरासत के नाम पर खेलने में माहिर है। यही वजह है कि अफ्रीकी महाद्वीप अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वहां के कुछ देश बुनियादी ढांचे और सैन्य सहायता की पेशकश कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद लगाई गई अभूतपूर्व पाबंदियों के बाद भी रूस ने यूरोप में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर कई अर्थशास्त्रियों को चौंका दिया। बीबीसी के रूसी सेवा के बिजनेस संवाददाता एलेक्सी कालमिकोव कहते हैं, सभी बातों पर विचार किया जाए तो अर्थव्यवस्था ठीक से काम कर रही है। इसने पुतिन को लोकप्रिय बना दिया है, क्योंकि वह खुद को एक बार फिर ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं जिसने रूसी अर्थव्यवस्था पर बड़े हमले में पश्चिम को चुनौती दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुमान के मुताबिक रूसी अर्थव्यवस्था में 2.6% की वृद्धि हुई है। इसमें $300 अरब की संपत्ति को फ्रीज करने और पश्चिमी की पाबंदियों के बाद कई लोगों ने उम्मीद थी कि रूस की अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी। लेकिन इन पाबंदियों को पूरी दुनिया में एक तरफा लागू नहीं किया गया है। इससे रूस को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की इजाजत मिलती है। वहीं कजाकिस्तान और आर्मीनिया समेत उसके पड़ोस देश पश्चिमी की पाबंदियों से बचने में उसकी मदद कर रहे हैं। कालमिकोव बताते हैं, रूस सामान को निर्यात कर पैसा कमाता है। वो जो कुछ भी पसंद करता है उसे बेचने के लिए वह स्वतंत्र है। तेल पर लगी पाबंदी सजावटी है। प्राकृतिक गैस, अनाज और परमाणु ईंधन पर रूस के मुख्य खरीदार यूरोपीय संघ ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। डॉक्टर शुलमैन कहती हैं कि हालांकि सामान की कीमत पहले की तुलना में 4 गुना अधिक है, इसके बाद भी वे आसानी से उपलब्ध हैं। उन्हें लगता है कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। वो कहती हैं, रूसी बढ़ती कीमतों के आदी हैं। हमारा मुख्य राष्ट्रीय डर महंगाई नहीं है, बल्कि घाटा है। दुकान की अलमारियों पर माल की कमी, सोवियत दौर का भय है। कालमिकोव इससे सहमत हैं। यह सब नजरिए का खेल है। एक बात यह है कि पुतिन की प्रोपेगेंडा मशीनरी अपना काम करने में बहुत अच्छी है। हालांकि पुतिन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली नजर आते हैं, लेकिन डॉक्टर शुलमैन चेताती हैं कि इसे अंततः खत्म होना ही होगा। एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के बाद रूसी संविधान में 2020 में हुए एक संशोधन की वजह से पुतिन 6 साल के 2 और कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। इस तरह वो 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। तब उनकी उम्र 83 साल होगी। डॉक्टर शुलमैन कहती हैं, रिटायरमेंट मुझे एक संभावना के रूप में नहीं दिखती है। आदर्श रूप में उन्हें अपने कार्यकाल में मरना होगा और उनकी जगह ऐसे लोगों को सफल होना होगा जो उन्हीं की तरह निरंकुश मानसिकता रखते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।